नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीबी लाइव पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम नजर और नजरिया। तो राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर थे। आज उनका आखिरी दिन था और सुबह उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया। उस पब्लिक मीटिंग में उन्होंने वो तमाम मुद्दे, वो तमाम सवाल उठाए जो लेह लद्दाख करगिल से जुड़े हुए थे, और उसके साथ साथ मोदी सरकार पर चीन को लेकर कड़ा प्रहार किया और उन्हें झूठा करार दिया। इसके अलावा लद्दाख के लिए लद्दाख के दौरे पर राहुल गांधी जब से हैं, अलग अलग तरह लोगों से वो संवाद कर रहे हैं। कभी वो बाजार में नजर आते हैं, कभी वो फौजियों के साथ नजर आते हैं, कभी यंगस्टर्स के साथ नजर आते हैं, कभी महिलाओं के साथ नजर आते हैं, बाइक चलाते हुए। अलग अलग तरीके से राहुल गांधी का रूप जो है वो देखा, लेकिन उनका मकसद एक था, लेह लद्दाख के लोगों से संवाद, परेशानी है उसको सुनना और उसको दरअसल नेशनल पटल तक लेकर आना। इस सब के बीच हम आपको यही बता दें कि आपको पता ही होगा कि ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका गए हुए थे। आज वो एथेंस में है और वहां पर ये बताया गया कि दरअसल एक कैंडिड बात जो है शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच में हुई है चाइना को लेकर। और ये कहा गया कि दोनों तरफ से अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। चाइना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी बात करने के लिए। भारत सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ से, चीन की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी चाइना को लेकर बात करने के लिए, जो लगातार जो विवाद चल रहा है सीमा को लेकर, एलएसी को लेकर, और दूसरी अरुणाचल प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर, जिसको लेकर लगातार तीखे सवालों के घेरे में है मोदी सरकार। और इससे पहले भी जब वो इंडोनेशिया में G20 समिट में जब शिरकत करने के लिए वहां पर गए थे, तब भी मुलाकात हुई थी, एक कैंडिड मुलाकात हुई थी, लेकिन उसका ब्यौरा पेश नहीं किया गया था। अब भी जो ये कैंडिड मुलाकात हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों पक्ष ये तैयार हुए हैं कि जो बॉर्डर पर जो टेंशन है उसको किसी तरीके से कम किया जाए। अब इसको लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस का ये पूछना है कि आखिर किस तरह की बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है, और किस तरीके से जो सीमा पर जो टेंशन है वो कम होगी, उसके बारे में ब्यौरा दिया जाए। क्या बातचीत हुई है इसका ब्यौरा दिया जाए भारत सरकार की तरफ से। ये भी कहा गया है। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, ट्वीट कर कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने कहा कि G20 जो कि 8 से 10 सितंबर दिल्ली में जो भारत को होस्ट करने के लिए जा रहा है, उसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है शी जिनपिंग भी इसमें शिरकत करे, क्योंकि वो उसका हिस्सा है चाइना। तो उसमें सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या एक ऐसे देश को भारत सरकार को होस्ट करना चाहिए जिसने हजारों किलोमीटर जमीन भारत की हड़प ली है। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने भी कहा है, राहुल गांधी ने भी वार किया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर की जमीन चीन ने छीनी है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में विपक्ष के साथ बैठक में झूठ बोला है, ये राहुल गांधी ने कहा है। लद्दाख दौरे के तहत करगिल राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख एक रणनीतिक जगह है। एक बात साफ है कि चीन ने हिंदुस्तान की जमीन ली है, हजारों किलोमीटर जमीन चीन ने हमसे छीनी है। दुख की बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने विपक्ष की बैठक में हमसे झूठ बोला और ये कहा कि एक भी इंच जगह नहीं ली गई है। आपको याद होगा, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, ये प्रधानमंत्री ने कहा था। तो आखिर 19 लेवल की, कमांडर लेवल की जो बातचीत हुई है वो फिर क्यों हुई है? 20 हमारे जवान शहीद हुए और अब ये किस तरह की बातचीत हो रही है? कैंडिड मुलाकात या द्विपक्षीय बात तो इसको नहीं कहा जा सकता है, ये एक तरह की कैंडिड मुलाकात है। और कहीं ना कहीं ये ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे G20 में अगर शी जिनपिंग यहाँ पर आते हैं भारत में, तो विपक्ष भारत सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर हमलावर ना हो। इस सब के बीच राहुल गांधी जब लोगों से संवाद कर रहे थे तो लोग राहुल गांधी के सामने बहुत सहज नजर आए, बहुत ज्यादा सहज नजर आए। वो तमाम बातें खुलकर राहुल गांधी के सामने कर रहे थे जो शायद वो नरेंद्र मोदी के सामने कभी करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो कभी प्लेटफॉर्म इस तरह का लोगों को मुहैया कराया गया, आज तक 9.5 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की नहीं गई है। तो लोगों से बिना स्टेज्ड कुछ किसी चीज के इस तरह की बातचीत कभी प्रधानमंत्री ने
उस जनता से नहीं की जिस जनता की बदौलत, उसकी वोट की बदौलत वो एक बार नहीं दो बार सत्ता पर काबिज हुए। लेकिन राहुल गांधी लगातार जनता से इस तरह का संवाद कर रहे हैं। एक बाइट मैं आपको सुनाना चाहूंगी, और जहां पर एक युवा राहुल गांधी से, एक मुस्लिम युवा राहुल गांधी से सवाल पूछता है कि हम आपसे उम्मीद रखते हैं, आप एक ऐसे नेता हैं जिनसे हमारी उम्मीद है, और आप एक सेन वॉइस हैं, और हमें उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आवाज को उठाएंगे। और उसने युवा ने पूछा कि हमारी जो मुस्लिम आइडेंटिटी है वो एक तरह से टारगेट पर है, छोटी छोटी चीजों के लिए जेलों में डाल दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, अगर कोई स्पीच भी दी जाती है तो उसके बिना पर भी जेलों में डाल दिया जाता है। ये सवाल उन्होंने पूछा, और उस पर राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है, पहले आप वो सुनिए। You are right that Muslims are under attack in India. This is not wrong. But you must also realize that there are many other people also under attack in India. Okay? Please look at what is going on in Manipur today. For 4 months, Manipur has been burning. Right? So you must not think that you are the only people under attack. All sorts of... Yeah, it is happening. Of course it is happening. But it is happening to Muslims, it is happening to other minorities, it is happening to Dalits, it is happening to tribals. Right? Because it is the attitude and the approach of the BJP. And this is something we are committed to fighting. And you are very well aware that myself and the Congress party are at the forefront of this fight. तो आपने राहुल गांधी को सुना, उन्होंने कहा कि वो डिनाई नहीं कर रहे हैं कि मुस्लिम जो हैं वो टारगेट पर हैं। उन्होंने कहा मणिपुर का आप एग्जाम्पल लीजिए, वहां पर देखिए कि न सिर्फ मुस्लिम बल्कि जो माइनॉरिटीज हैं देश की वो टारगेट पर हैं। और उन्होंने दलितों की बात की, दूसरी माइनॉरिटीज की बात की, और मणिपुर का यहाँ पर जिक्र किया। इसके साथ साथ राहुल गांधी जब युवाओं से बात कर रहे थे तो एक युवा ने अपनी बातें रखी और कहा कि उनसे भूल हुई, भारतीय जनता पार्टी को वोट करके उनसे गलती से मिस्टेक हो गई, और उस मिस्टेक को वो रियलाइज कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि बदलाव हो। सुनिए आप उस युवा को भी कि किस तरह से उसका दर्द राहुल गांधी के सामने झलका। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है, और यहां आने पर खासतौर पार्टियों, आपको बखूबी मालूम होगा सर कि हमारा जो एमपी है वो तो पार्लियामेंट में कुछ बोल तो नहीं रहा सर, ऑन द बिहाफ ऑफ अस वी डोंट नो सर व्हाई ही वाज स्पीकिंग। हमारे जितने भी इश्यूज है उस पे हमारा एमपी साहब पार्लियामेंट में जाएंगे मम। भैया तो आपको उनसे बात करनी है। हाँ नहीं सर, अभी आई विल कम टू दैट पॉइंट, वो भी हम कर लेंगे सर। ऐसा नहीं है कि हमने उससे बात नहीं किया सर, शायद उसके घर में हमारे दिए हुए मेमोरेंडम इतने पढ़ों के फाइल भर भर के हमने उसके पास मेमोरेंडम सबमिट किया था। यू नो, इट्स जस्ट लाइक अ लव लेटर देना, बाकी कुछ होना नहीं है। हमने बहुत बार उनसे ये कोशिश किया था बात करने के, नो आई विल कम टू द पॉइंट। इलेक्ट तो आपने किया ना, बस यही तो सबसे बड़ा, मैंने तो नहीं किया। हाँ सर, यही तो सबसे बड़ा गुनाह हो गया सर। इलेक्ट तो आपने किया। हाँ सर, सबसे बड़ा गुनाह शिकायत लगा रहे हो। हाँ सर, आपने क्या सोचना था पहले, गलती से मिस्टेक हो गया सर। नेक्स्ट टाइम इट विल नॉट हैपन। अब अगली बार मिस्टेक मत करना। नाउ कम टू द पॉइंट दैट सर, हम चाहते हैं कि हमारे करगिल की यूथ, जो लद्दाख की यूथ की तरफ से अब एटलीस्ट हमारी तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ अस ये एक बार इशू राइज करें। सर आपने कहा कि नेशनल लेवल पे ये अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का इशू है, नेशनल लेवल पे समथिंग एल्स सर। पिछले जब से हम इस स्टेट से अलग हो गए तब से हमने जो मुश्किलात, आपको शायद डाटा मिल जाएगा कि लास्ट 2019-22 में हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो सबसे आगे चला गया था हमारे लद्दाख का। मैं क्लियर कट कहता हूं सर यहाँ पर, क्योंकि मैं यूथ को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट भी सर, मैंने इसको काफी करीब से देखा है, एंड आई एम आल्सो बी पार्ट ऑफ द करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें आपको बताते चलूं सर, हम आपसे क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी इश्यूज है, स्पेशली जो जब से हम 4 साल में हमने जो मुश्किलात जो हमारे इस यूथ ने फेस किया सर, जो हम अनएम्प्लॉयड यूथ ने फेस किया, शायद कोई भी पॉलिटिशियन और कोई भी गवर्नमेंट किसी ने फेस नहीं किया। हर किसी को उसका इंक्रीमेंट मिला, हर किसी को अपना अच्छा खासा सब कुछ उसको मिला, सिवाय हमारे इन यूथ के और हमारी स्टूडेंट और हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ को सबसे हमने मुश्किलात फेस की। उनकी तरफ से एक भी हमारे जो एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ है। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से एक युवा का दर्द झलक उठा, वो भी राहुल गांधी के सामने। वोट बीजेपी को किया था और गलती से मिस्टेक हो गई, और उस गुनाह, उन्होंने कहा कि वो गुनाह हो गया और अब वो बदलाव चाहते हैं। और देखिए आप किस तरह से
एक कंफर्टेबल, एक सहजता नजर आती है जब लोग राहुल गांधी से संवाद करते हैं, और एक उम्मीद उन्हें नजर आती है कि अगर बात करेंगे तो शायद उनके मसले का एक हल होगा। तो युवा उम्मीद से उन्हें देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह से पूरे देश भर के अलग अलग इलाकों में जाकर राहुल गांधी ने संवाद किया है लोगों से, बात की है लोगों से, और किसी भी तबके के लोगों के साथ, किसी भी मजहब के लोगों, जुड़े लोगों के साथ वो जाकर खड़े हो जाते हैं और उनकी बात को सुनते हैं, और ये वादा भी उनसे करते हैं कि वो अगर सत्ता उनको मिलती है तो वो क्या कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने इसको लेकर लद्दाख से लौटने के बाद उन्होंने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख के कोने कोने में वो गए हैं और वहां पर किस तरह से उन्होंने लोगों के साथ संवाद किया है, उनसे बातचीत की है। ये आप देखिए, ये ट्वीट उनका। उन्होंने कहा कि लद्दाख के कोने कोने में गया और युवाओं से, माताओं बहनों से, गरीब लोगों से मैंने बात की है। दूसरे नेता हैं जो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, मैं आपके मन की बात सुनना चाहता हूं। चीन ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री इस बात को नकार कर झूठ बोल रहे हैं। ये लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है। और ये उन्होंने लिखा कि लद्दाख के मुख्य मुद्दे हैं, यहाँ के लोगों की राजनीतिक आवाज दबाई जा रही है, रोजगार के लिए सरकार के सभी वादे झूठे निकले हैं, मोबाइल नेटवर्क और हवाई सुविधा की कमी है। अगली बार सदन में इन सभी मुद्दों को संसद में मैं उठाऊंगा। इस स्वागत और मोहब्बत के लिए लद्दाख का बहुत बहुत धन्यवाद भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो राहुल गांधी ने ये धन्यवाद प्रस्तुत किया है, और राहुल गांधी ने ये कहा है कि जो लोगों की उनकी समस्या है उसको उठाएंगे। लेकिन चीन का एक ऐसा मामला है जो राहुल गांधी लगातार बार बार उठा रहे हैं, और इस पर जाहिर सी बात है ब्रिक्स सम्मेलन में जो बात हुई है उसके बाद राजनीति और ज्यादा तेज हो गई है। G20 का सम्मेलन जो भारत होस्ट कर रहा है, शी जिनपिंग उसमें आ सकते हैं, तो पूरा मामला जो है वो पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। मेरे साथ हेमंत अत्री जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और इसके साथ साथ मेरे साथ शीबा असलम फहमी साहिबा हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गई है, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। हेमंत जी, राहुल गांधी को अभी आपने सुना, और लगातार एक जो मुद्दा है चीन का वो बार बार उठा रहे हैं, बार बार वो उसकी बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री को एक तरह से उन्होंने झूठा करार दिया। उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री कि 1 इंच जमीन भी नहीं छीनी गई है, लद्दाख के बच्चे बच्चे को उसके बारे में पता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि ब्रिक्स सम्मेलन में बहुत निगाहें लगी हुई थी कि क्या प्रधानमंत्री लाल आंख दिखाएंगे शी जिनपिंग को। तो लाल आंख तो उन्होंने नहीं दिखाई, लेकिन जो कैंडिड कहकर जो बातचीत की जा रही है इतने गंभीर मुद्दे पर, जहां पर हजारों किलोमीटर की जो जमीन है वो चीन ने हड़प ली हो, जिस तरह का दावा राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात को रखा, और हमारे 20 जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, उस पर एक कैंडिड बात होती है, पहले भी और अब भी। और अब G20 का सम्मेलन भारत में होना, जिसमें शी जिनपिंग की शिरकत हो सकती है। ऐसे मामले पर जो वाद विवाद भी चल रहा है दोनों तरफ से, वो भी आपने देखा होगा। भारत कह रहा है कि चाइना ने रिक्वेस्ट की, चाइना कह रहा है कि भारत ने रिक्वेस्ट की इस वार्ता के लिए। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरी सियासत को? देखिए बुशरा जी, ये जो कुछ चल रहा है पिछले 2 दिन से ब्रिक्स के अंदर, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा विदेश मंत्रालय खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में है। कारण समझिए क्या है। मुलाकात हुई बुधवार को, और प्रेस नोट हैंड आउट कब आया? कल शाम को। उसमें क्या कहा गया कि बड़ा कैंडिडली उनको बताया गया है। जब भी कभी आप बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि इसमें विवाद क्या है, चाइना क्यों कह रहा है कि इंडिया के उस पर हुआ। बेसिकली चाइना ये चाह रहा था कि यहाँ पर जो बातचीत हो वो बायलेटरल बातचीत हो, ऑफिशियली बातचीत हो। भारत ने कहा नहीं, हम इनफॉर्मल बातचीत करना चाहते हैं। और इस तरीके से बुधवार को जो लीडर्स लॉन्च होता है, जहां पर ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा था, वहीं पर इन दोनों नेताओं की बातचीत हुई। अब दोनों देशों के हैंडआउट्स और मीडिया की कवरेज देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। मैं तो पहली बात तो ये कहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछता हूं कि जब कोई आया ही नहीं और कोई घुसा ही नहीं, तो कैंडिड कहने की क्या बात थी? 19 राउंड की बातचीत करने का क्या मतलब था? जब कोई आया ही नहीं, जब कोई एंगेजमेंट ही नहीं है, तो डिसएंगेजमेंट क्या होगी? किसी तरीके का वायलेशन ही नहीं हुआ है LSG का, तो क्या करेंगे? आज भी राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा कि कोई नहीं आया है, राहुल गांधी को पता नहीं कौन बताता है।
मतलब कमाल की बात है कि इतने सीनियर स्पोक्स पर्सन होकर के पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी क्यों इस बात से, उनको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि ये हुआ है, वरना ये बता दे कि 19 राउंड की बातचीत क्यों हुई, किस लिए हुई, अगर डिसएंगेजमेंट एंगेजमेंट हुई नहीं तो कोई भी। तो कुल मिला के बात ये है, चाइना ने कहा कि फॉर्मल जो बातचीत है बायलेटरल उसके लिए आप आइए, इन्होंने कहा कि नहीं इनफॉर्मल बातचीत करते हैं। उसके बावजूद भी 24 घंटे के बाद हैंड आउट आया, प्रेस नोट आया, जिसके बाद सारा मीडिया लहलोट हुआ। और आप देखेंगे प्रेस नोट के अंदर भारत सरकार का जो एमई है उसमें कहीं भी सीबीएम शब्द यूज नहीं किया गया है। सीबीएम इज बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, उसमें कहीं यूज नहीं किया गया। उसमें कहा गया है कि दोनों देश, दोनों नेता डिसएंगेजमेंट पर राजी हुए। डिसएंगेजमेंट इज द वर्ड। तो सीबीएम मीडिया कहां से लाया, कॉन्फिडेंस कहां गया हुआ है, मीडिया को भी शर्मानी चाहिए किस तरीके से वो पॉइंट डॉटेड लाइंस के ऊपर चल रहे हैं। और इसके ऊपर जो बेसिकली क्या है कि चीनी सेनाएं, इशू क्या है, भारत सरकार क्या चाहती है कि स्टेटस को एंटे बिफोर अप्रैल 2020, जहां पर पहले शांति बहाल थी उसी पोजीशन पे आया जाए। भारत की प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कहती कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं, तो फिर स्टेटस को भी किस बात का कहते हैं वो, डिसएंगेजमेंट किस बात का कहते हैं वो। और आज जब ये सीबीएम की बात आई तो इसमें हकीकत क्या है कि चाइना ने तो कहीं कहा नहीं, चाइना ने कहा कि सारे इश्यूज पे बात कीजिए, अकेले आइसोलेशन में बॉर्डर का कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा कि चाइना ओवरऑल स्टेबलाइजेशन की बात करे। चाइना का अगर प्रेस नोट आप देखेंगे तो दोनों देशों की मूल बात में फर्क हो गया, चाइना ने डिसएंगेजमेंट यूज नहीं किया और उन्होंने कहा ओवरऑल जो है स्टेबलाइजेशन की बात। अब जो चाइना का खेल है, भारत सरकार क्या कर रही है बेसिकली सारे ड्रामे में, ये जो मीडिया जो इनका है, ये क्या करना चाह रहे हैं कि 9-10 सितंबर को जब शी जिनपिंग यहाँ आए तो ऑफेंसिव ना दिखे, उससे पहले दिखे कि उनकी छवि को बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं, भारत का मीडिया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के नाम पे। ये तो शब्द प्रयोग नहीं किया कोई सी भी एमई ने। अब असली बात क्या है, अगर चाइना, पहली बात उन्होंने कहा ही नहीं बॉर्डर के बारे में एक शब्द भी, उनका प्रेस नोट देख लीजिए, मैंने भेजा है आपको। उसके बावजूद भी जी अगर चाइना पीछे नहीं हटता है, जिसकी प्रबलतम संभावना है, तो ये क्या होगा, ये सीबीएम नहीं होगा, ये एईएम होगा। अब आप कहेंगे एईएम क्या है, चाइना को एग्रेशन के लिए एम्बोल्डन करने का मेजर, उनको एक और रास्ता देना, क्योंकि प्रधानमंत्री तो खुद ही कह चुके हैं कि यहां तो कोई आया ही नहीं। तो चाइना तो जो मौजूदा हालात है उसको स्टेटस को रखना चाहता है, क्योंकि उनका तो खेल वही है, वो जो आज पोजीशन है उसी को तो एलएसी बनाना चाहते हैं। ये बेसिक फर्क है। और दोनों विदेश मंत्रालयों के बीच में कौन सी कैंडिड बातचीत, इनफॉर्मल बातचीत के अंदर कौन सी लाल आंख दिखाई जाती है? ये लाल आंख जो है, ये मेटाफर है, ये विशेषण है, इनका डिप्लोमेसी के अंदर कोई मायने नहीं होते। आप पाकिस्तान के बारे में रह रहे कि जो कुछ आपने लफाजी करनी है कर लीजिए, चाइना के बारे में कोई भी करके दिखाए ना एक बार। ये कहने में तो दिक्कत है इनको कि चाइना हमारे यहाँ आ गया है। 65 में से 26 जो पॉइंट्स हैं हमारे जिसपे हम गश्त करते हैं, उन पे आप नहीं जा पा रहे। जवाब दे दें इसका सुधांशु त्रिवेदी, किस बात का डिसएंगेजमेंट जब कोई आया ही नहीं तो। और बेसिकली क्या है, और हेमंत जी, सुधांशु त्रिवेदी, क्योंकि आप उनका जिक्र कर रहे हैं जी, सुधांशु त्रिवेदी बल्कि ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की कैसी मोहब्बत है चाइना को लेकर। वो कह रहे हैं कि क्या जो राजीव गांधी फाउंडेशन में जो पैसा दिया गया उसकी वजह से आप इतनी मोहब्बत है। तो सवाल तो उल्टा पूछा जाना चाहिए, क्योंकि लगातार चाइना को लेकर राहुल गांधी तो सवाल पूछ रहे हैं और हर मौके से पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि आपकी कौन सी मोहब्बत है या कौन सी मजबूरी है कि जो लाल आंखें दिखाने की बात कर रहे थे वो अब आप ये कह रहे हैं कि ना घुसा है ना घुसा हुआ है, और कैंडिड बात करते हैं आप उस नेता से जिनकी वजह से 20 जवान जो है, जिस कंट्री की वजह से 20 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं और हजारों किलोमीटर की जमीन जो है वो हड़प ली जाती है। देखिए बुशरा जी, भारतीय जनता पार्टी को सवाल पसंद नहीं है। और देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री भारत जैसा, मैं तो हैरान और स्तब्ध हूं कि बाली के अंदर भी दोनों देशों के बीच में इसी तरीके की इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी। और कल्पना करके देखिए, एक सारा मीडिया वहां पर होता है, एक एक पल प्रधानमंत्री ने कहां कदम रखा, प्रधानमंत्री ने हर कदम को। लेकिन चाइना के प्रेसिडेंट के साथ बाली में इनकी मुलाकात हुई, 1 साल तक वो रहस्य बना रहा। और वो टूटा कैसे? चाइना ने पहले हैंडआउट जारी किया और उसके बाद भारत की एमई ने उसकी पुष्टि की। ये तो हमारी डेमोक्रेसी का हाल है। भारतीय जनता पार्टी की ये हालत है, वो छुपा क्या रहे हैं? और जो ये सीबीएम शब्द लाया है, जो ये मीडिया, उसके लिए आज सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ा अच्छा शब्द यूज किया है। उन्होंने कहा सीबीएम का मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी, मैं याद दिला दूं कि बीजेपी के राज्यसभा एमपी। सीबीएम का मतलब उन्होंने बताया कि चाइना ब्लफ्ड मोदी। सुब्रमण्यम स्वामी ये बात कह रहे हैं
जो कि हकीकत है। मुझे तो आप एक बात बताइए कि जब आपके पहले दिन से हाईएस्ट लेवल पे ये पोजीशन है चाइना के एग्रेशन को लेकर के कि कोई आया ही नहीं, कोई घुसा ही नहीं, तो फिर ये सारा हो क्या रहा है? इसको भारतीय जनता पार्टी क्यों जवाब नहीं देती? दूसरा, प्रधानमंत्री का जो पीएम केयर्स फंड है उसमें चाइनीज कंपनियों ने कितना दिया है वो ही बता दे वो। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद के टेंडर सिंगल हैंडेड ले रखे हैं। उसके अलावा उनको शब्द सुनने की आदत नहीं है। अरे जो आदमी आप कहते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, जिन्होंने पैसे ले रखे हैं मान लो अगर कथित तौर पे, तो वो तो सवाल पूछ रहे हैं ना, आप क्यों जवाब नहीं दे रहे? ये बता दीजिए, आप क्या छुपा रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद खुल करके चाइना के मसले पे ईस्ट लद्दाख में रोजाना सामने आ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर के ऑफिसर्स 19 राउंड की मैचिंग करते हैं और आप कहते हैं कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं। तो क्या बातचीत कर रहे हैं आप उनसे? वो व्यापार की बात तो कर नहीं सकते फौजी अफसर, वो तो बॉर्डर की बात करेंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो शी जिनपिंग को यहाँ आना है उसमें ये मैसेज ना जाए कि एक एग्रेसर हिंदुस्तान में आया है स्टेट गेस्ट के तौर पे, इसलिए ये सारा फेस, उसको कहते हैं ना जो फेस वॉश करने की बात है, इसमें हकीकत कुछ नहीं है। और अगर ये डीएस्केलेशन नहीं होता है तो मोदी के लिए ये आने वाले चुनाव में बहुत भारी पड़ने वाला है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि लगे रहा है जिस तरह का अग्रेसिव स्टैंड कांग्रेस ने लिया हुआ है, उससे साफ ये लग रहा है कि ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा है और खासतौर पर G20 के बाद अगर उसमें शी जिनपिंग आते हैं तो ये मुद्दा और बड़ा बन सकता है और जवाब देना फिर मोदी सरकार को और मोदी को भारी पड़ सकता है। और शिवा जी, इसके इतर अगर हम ये देखें कि लेह लद्दाख के दौरे पर राहुल गांधी हैं और आपने वो तमाम तस्वीरें देखी होंगी जहां वो लोगों से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर तबके के लोगों से, हर मजहब के मानने वाले लोगों से। कभी मार्केट में वो जाते हैं, कभी युवाओं से बात करते हैं, कभी बुजुर्गों से बात करते हैं और लोग एक तरह से उमड़ कर आते हैं। एक सहजता जो है, जो वो कंफर्टेबल लोगों को कराते हैं, लोगों को लगता है ही इज अप्रोचेबल, उनसे बात की जा सकती है, उनके आगे कोई वॉल नहीं है। और यही हमने देखा कि एक जब मुस्लिम युवा उनसे सीधे तौर पर संवाद करता है तो बहुत निडर होकर वो अपनी बातों को रखता है और सीधे उनसे सवाल पूछता है कि अगर आप आते हैं सत्ता में तो जो हमारी आइडेंटिटी क्वेश्चनेबल कर दी गई है और उस पर लगातार जो प्रहार किया जा रहा है उसको लेकर आप क्या करेंगे? ये सहजता किसी और नेता के साथ नजर नहीं आती है। बहुत शुक्रिया बुशरा जी। मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी साहब ने नरेंद्र मोदी साहब की वो बुनियादी कमजोरी पकड़ ली है कि ये सवालों से और जनता को फेस करने से दूर भाग रहे हैं। और अब मुझे ज्यादा से ज्यादा ये करके दिखाना है कि जो आपकी कमजोरी है, जहां पर आप सबसे ज्यादा अपने आप को जिस चीज से बचा रहे हैं पिछले 2 टर्म से, यानी कि तकरीबन 10 सालों से आप बचा रहे हैं, हम उसको फ्रंट फुट पे आकर के खेलेंगे। और ये अब मैं तो शुक्रगुजार हूँ इस डिजिटल मीडिया के माध्यम की, वरना ये जो कुछ हो रहा है, जो अभी अत्री साहब जिसकी बात कर रहे थे और जो अभी आपने मुझसे सवाल किया कि वहां लद्दाख में क्या हुआ, ये दोनों चीजें तो हमारे पास आ ही नहीं पाती। गोदी मीडिया बिल्कुल इसको हजम कर जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि देश के युवाओं का और एक सीमावर्ती इलाके का क्या कंसर्न है, क्या उनकी फिक्र है, और दूसरा ये कि देश की कूटनीति में और देश की सुरक्षा में हो क्या रहा है। तो अगर किसी को इस समय देश के बारे में, नेताओं के बारे में, खासकर नरेंद्र मोदी साहब के बारे में जानना है तो डिजिटल मीडिया के अलावा कोई माध्यम नहीं बचा है। और यहाँ पर यही इसलिए कहने की जरूरत है कि राहुल गांधी के पास कुछ भी नहीं बचा था, उनके माइक भी ऑफ कर दिए गए थे सदन के अंदर, वो कहाँ जाकर के अपनी बात करते। तो ये बहुत जरूरी था कि पूरा विपक्ष इसका फायदा उठाए, जिसको सिर्फ इस समय मोदी को काउंटर करते हुए राहुल दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पूरा विपक्ष इसमें फ्रंट फुट पर आता और अपने अपने क्षेत्रों के, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, वो सारे वो बताते आ करके कि उनके साथ पिछले 8-10 साल में जो सलूक हुआ, जो केंद्र का सलूक हुआ, जो राज्यों के साथ हुआ, जो जीएसटी का जो पैसा नहीं दिया गया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें थी। कमिंग बैक टू राहुल गांधी ने ये समझ लिया है कि ये इस देश की जनता अपनी बात कहने के लिए, सुनाने के लिए आतुर है। वो पूरी भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह शुरू हुई और उसके बाद जिस तरह कॉमन मैन, आम जनता उनके साथ जुड़ती रही, बुजुर्ग खवातीन, बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे और अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग जिस तरह से उन्हें जुड़ते गए, तो एक तो ये कि राहुल गांधी की पॉलिटिकल ट्रेनिंग में जो हम कमी महसूस करते थे वो पूरी हो रही है। हमें ये लगता था कि ये
ओवर सिक्योरिटी उसके प्रोटोकॉल में रहने वाला ये परिवार, इसको ये मौका नहीं मिला कि ये जनता से जुड़े, जो जो सहज रूप से उनको शिक्षा के दौरान और बड़े होते हुए उनको जो मौका मिलना चाहिए था, वो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो जो मिट गया, उनको अपना नाम बदल करके विदेश में पढ़ाई पूरी करनी पड़ी थी, अगर आपको याद हो। तो वो जो मौका नहीं मिला, उसको उसकी भरपाई वो लगातार कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि पूरा गोदी मीडिया का नैरेटिव उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। गोदी मीडिया जो कुछ भी छुपा रहा था और इतना बड़ा पैसा लगा करके उनकी छवि को बिगाड़ा गया था, वो कहीं नहीं कहते कि वो मैं एक्सपर्ट हूँ, वो कहते हैं मैं जानना चाहता हूँ देश को, देश के लोगों को, उनकी समस्याओं को मैं सीख रहा हूँ। और ये पूरी प्रक्रिया को उन्होंने इतना ऑर्गेनिक, इतना सहज बनाया है कि लोग अब उनको एक नेक इरादे वाला, पाक दामन, शरीफ, शालीन युवा नेता के तौर पे देख रहे हैं। और इन सारी जो मैंने विशेषण इस्तेमाल किए, इनका ठीक उल्टा विशेषण दूसरी तरफ चिपक रहा है जा करके, जहाँ पर धूर्तता है, जहाँ पर गोपनीयता है, जहाँ पर ना तो राष्ट्र को बताया जाता है कि विदेशों में क्या हुआ, क्या समझौते हो रहे हैं, ना प्रेस को बताया जाता है, ना संसद को बताया जाता है। सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पर की जाने वाली ये रैलियां हैं। उन रैलियों के माध्यम से एक लंबी सी दूरी बना करके अपनी बात कहना और निकल जाना। यहाँ तक कि जो गठबंधन के साथ जो रैली होती है, उसके नेताओं को भी उस मंच से बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब बात करते हैं, जनता से संबोधन करते हैं, और कोई ओपन हाउस नहीं है, कोई सवाल नहीं है। जनता को से कम 100-200 मीटर की दूरी रखी जाती है, और इस तरह से एक तरफा संवाद होता है। मुझे ये पूरी कवायद एक लगता है कि जैसे एक मतलब एक वक्त है, एक दौर है जो बदलता हुआ हम और आप देख रहे हैं। ये दौर बदल रहा है। हर वो चीज जो वो करना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी साहब करना चाहते हैं, वो उल्टी पड़ती है। चंद्रयान का मामला आप ये देखिए कि वो उन्होंने कितनी जल्दबाजी की। अगर वही आधे घंटे के बाद आ जाते और फिर वहां देश के नाम संदेश देते और मुबारकबाद देते, तो उसका एक मौजू था, एक वक्त था, अच्छा लगता। वही उन्होंने ऐसा कर दिया कि लोग गिजगिजा गए कि भाई क्यों आ गए। ये कम से कम ये मौका तो उनको दीजिए जिन्होंने ये काम करके दिखाया है। उसी तरह से आप दूसरे मामलों को भी देखिए, जहां पर भी कोई भी जगह जब वो सार्वजनिक मंच को घेरते हैं तो लोग अब परेशान हो जाते हैं। तो ये दौर बदल रहा है, इसको रेखांकित करने की जरूरत है। जहां तक चाइना का सवाल है, आपने हालांकि मुझसे पूछा नहीं, लेकिन चाइना के मामले में लगातार आपराधिक मिस इन्फॉर्मेशन पूरी मोदी सरकार ने दी है। एक लम्हा था जब जयशंकर साहब ने ये बात कही कि हमारे विदेश मंत्री ने, कि हम बहुत कमजोर हैं उनके आगे, आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस है चाइना के साथ, वो कहाँ पहुंच चुका है। वो ऑल टाइम हाई है, हमारा डिसबैलेंस है। हम किसी भी, हाँ, ऑल टाइम हाई है। हम किसी भी मानक पर चाइना का को फेस करने के लिए तैयार नहीं। वो तो कहिए कि हमारी जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि अमेरिका को और पाकिस्तान को, इन सब को ये जरूरी है कि ये भारत की तरफ भी देखें और भारत से भी बात करें। इसलिए क्योंकि अब मल्टीपोलैरिटी दुनिया में आ रही है। दुनिया सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के हाथों, अमेरिका के डंडे से नहीं हाकी जाएगी। ये जो मल्टीपोलैरिटी आ रही है, उसमें रशिया और चाइना दोनों के लिए भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत अहम है। इस वजह से हमारी पूछ है। लेकिन अगर आप देखें कूटनीतिक स्तर पे, तो हमने कहीं पर भी बराबरी का रिश्ता नहीं, एक हाथ ऊपर का तो बात छोड़ दीजिए, बराबरी का रिश्ता हम बना नहीं पाए हैं। नेपाल तक पे चाइना हावी है, और नेपाल भी हमसे जिस तरह बात कर रहा है वो देखने लायक है। तो बहुत जरूरी है कि डिजिटल मीडिया पे जनता नजर रखे और देखे कि इस देश में हो क्या रहा है, जनता से नेता किस तरह संवाद कर रहे हैं, और जो विपक्ष है वो कह क्या रहा है। बुशा जी। बिल्कुल। हेमंत जी, चाइना की हम क्योंकि लगातार बात कर रहे हैं, और इस सब के बीच आप ये देखिए कि एथेंस में है आज प्रधानमंत्री, और कल बेंगलुरु में वो रोड शो करेंगे। तो उनके पास तमाम दुनिया का वक्त है विदेशों में जाने का, चुनावी रैलियां करने का, चंद्रयान 3 की कामयाबी का क्रेडिट लेने का, जिसके लिए रोड शो कल किया जाएगा और बेंगलुरु में ही। और किस तरह से वो बात कर रहे थे इसरो के हेड से, और लग रहा था चुनावी रैली कर रहे हैं। फिर जब वो अपने साउथ अफ्रीका के काउंटर पार्ट से बात कर रहे थे, और जो श्रीनिवासन बीवी और कांग्रेस के बहुत सारे जो नेता हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया है कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम साउथ पोल ऑफ चाइना में जो है वो चंद्रयान 3 लैंड हुआ है। तो किस तरह से वो जानकारी दे रहे हैं
वो भी सबके सामने है। और लेकिन आप ये देखिए कि ये तमाम तरह की चीजें अब मीडिया पर, अब सरफेस पर, अब सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से तैर रही हैं। और एक नेता सामने नजर आता है जिसे सिर्फ एक चीज आती है कि किस तरह से हर चीज का क्रेडिट उनको मिल जाए और वो एक विश्व गुरु की छवि में नजर आए। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि जहां कहीं भी वो विदेशी दौरे पर होते हैं, इससे पहले भी भारत के तमाम प्रधानमंत्री इसी तरह के विदेशी दौरों पर गए हैं, बस एक ठहाका लगता है, कभी कमर पर हाथ मारा जाता है तो कभी हाथ मिलाते हुए वो नजर आते हैं। आखिर किस तरह की इमेज बन रही है इस सबसे भारत की? विश्व गुरु की बन रही है क्या? दुनिया को ये पता लग गया है कि भारत जो है ये इवेंट प्रधान देश है, और यहाँ के जितने भी फॉर्मल ऑफिशियल विजिट्स डेलीगेशन होते हैं प्रधानमंत्री जी के स्तर पे, उनमें केवल और केवल इवेंट बाजी की बात है। वहां पर फोटो सेशन होंगे, वहां पर जो इंडियन डायस्पोरा है उससे मुलाकात की जाएगी, उसके बाद तमाम तरह की चीजें होंगी, रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी, लेकिन काम की बात कोई नहीं होगी। एक साल तक बाली के अंदर जो G20 समिट में पीएम की और चाइनीज प्रेसिडेंट की जो बातचीत थी, एक साल तक बाहर नहीं आई। सारा मीडिया का डेलीगेशन वहां पर था, कंप्लीट, कोई मीडिया चैनल नहीं बचा। परसों मुलाकात हुई शी जिनपिंग और मोदी की। कल शाम तक, जब तक के हैंडआउट नहीं आ गए दोनों विदेश मंत्रालयों के, किसी जर्नलिस्ट ने, ब्रेकिंग खबर क्या होती है, ब्रेकिंग खबर तो यही थी कि वो मिलने पहुंच गए, ये मिलने की मुलाकात हुई। दोनों मंत्रालय मजबूर होते कि किस तरीके से बातचीत हुई है, उनको जानकारी देनी पड़ती। और यहाँ के मीडिया की हालत ये होगी हिंदुस्तान के कि वो हैंडआउट का वेट कर रहे हैं, फिर वो जर्नलिस्ट वहां कर क्या रहे हैं? अगर उनको 24 घंटे तक, जो सबसे बड़ी चीज, वो क्या करने गए थे वहां पे कि शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात होगी या नहीं, वो हुई परसों, और 24 घंटे तक हमें पता ही नहीं लगा पूरे देश की, और एक साल तक भी पता नहीं लगा पिछली बार G20 में। तो बेसिकली क्या है कि मीडिया तो जेब में है, और जो आप जैसे जो इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स हैं उनका इलाज करने पे काम चल रहा है अभी। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके लिए जो नई गाइडलाइंस आएंगी, उसके बाद उसके पीछे जो फॉर्मेलिटीज लगाई जाएंगी, उनके ऊपर भी ऐसे कर्व्स होंगे कि हम ये बातचीत भी नहीं कर पाएंगे, ये नेक्स्ट है। तो कुल मिलाकर के जो सूरत हाल है, बेसिकली मोदी सरकार, मोदी जी क्या है? मोदी जी दो चीजों के प्रोडक्ट, मार्केटिंग बाय द कंपनीज whom he represent in a way, जो अडानी और ये तमाम लोग जिनके बारे में कहा जाता है, और दूसरा मीडिया के द्वारा उनकी प्रोजेक्शन। कोई एक सवाल मीडिया में, मुख्य धारा के मीडिया में आपने देखा हो अब तक? कोई एक सवाल? और अपने घर से जो है नए नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहां से आएंगे? किसने ब्रीफ किया उनको? ये सारी की सारी चीजें जिस तरीके से चल रही हैं, ये डेमोक्रेटिक हमारी जो वैल्यूज थी, जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स थे, वो सारे के सारे तो धरे रह गए। किसी चीज की तो परवाह नहीं है। मुझे ये बताइए, अमेरिका के अंदर कोई भी राष्ट्राध्यक्ष स्टेट विजिट पे जाता है, क्या कोई भी ऐसा अवसर आप बता सकते हैं पूरे इतिहास में कि वहां, इंडिया की बात छोड़ दीजिए, किसी भी देश की कि स्टेट विजिट पे गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी। हमारे यहाँ एक सवाल का जवाब दिया गया, उसमें क्या हुआ सारे देश में देख लिया। तो कहने का मतलब ये है, मार्केटिंग के प्रोडक्ट, मीडिया के प्रोडक्ट, इसमें जो आपने साउथ चाइना के अंदर जी। हेमंत जी, मैं आपसे इस बारे में जानना चाहती हूँ कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि वो कहे हमने आपको बाजार दिया इतना बड़ा और हमने आपको सीमा पर सब कुछ करने दिया है, तो चाइना से वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा चुनाव है, इसमें थोड़ा हमें मसल फ्लेक्सिंग कर लेने दीजिए। क्योंकि आपने देखा कि इनकी गोदी मीडिया ने बैनर, 8 कॉलम की बैनर कल छाप दी कि किस तरह से एक झूठी स्ट्राइक के बारे में। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि वो उनके हितों को सामने रख करके ये बात करें कि नहीं, हमें कर लेने दीजिए, हमारे चुनाव हो जाने दीजिए? ये चुनाव संबंधी या चुनाव उन्मुख कोई रियायत ले सकते हैं क्या? क्या आपको क्या लगता है? देखिए, मोदी और शी जिनपिंग ये करें चाहे ना करें, लेकिन जो हमारे यहाँ का जो सुपारी मीडिया है वो ये काम खूब अच्छे तरीके से करती है। अगर आप कल्पना कीजिए 1962 में यही मोदी होते और यही मीडिया होते, तो ये तब भी कह देते कि चाइना ने हमला ही नहीं किया। दे वर कैपेबल ऑफ सेइंग दैट। जब आपको एक हैंडआउट आता है साउथ ब्लॉक से डेली, और सुबह से लेकर रात तक का आपका न्यूज साइकिल वो तय करते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। सवाल केवल विपक्ष से पूछने, सरकार से तो पूछने नहीं। और डिफेंस के मसलों के ऊपर जिस तरह की चुप्पी साधी जाती है, और ये जो चीज है 2020 अप्रैल की बात है, आज 2023 चल रहा है अगस्त, अब तक चाइना के जो भी उन्होंने वो किए हैं सारे के सारे एग्रेशंस, वो अमेरिकन जो नासा की सैटेलाइट्स है वो दिखा रही हैं, दुनिया भर के तमाम देशों की सैटेलाइट्स दिखा रही हैं। केवल हमारी सरकार को नहीं पता, हमारे विदेश मंत्रालय को नहीं पता, हमारे भाजपा के नेताओं को नहीं पता, और हमारे मीडिया को नहीं पता। यही तो है सूरत हाल।
तो मेरा कहने का केवल इतना मतलब है कि जो हिंदुस्तान को कमजोर करने की हर तरीके से तमाम कोशिशें सीआईए ने भी की होंगी, चाइना ने भी की होंगी, तमाम देशों ने की होंगी, वो जो चीजें कमजोर नहीं कर पाए वो इस झूठे नैरेटिव ने करके दिखा दी। मुझे आप एक बात बताइए, चंद्रयान-3 लैंड कर रहा था, वहां के जो इसरो के चेयरमैन थे वो केवल 13 या 14 शब्द बोलते हैं, 14 शब्द, और उसके जो बाद प्रधानमंत्री जी पूरे 9 मिनट का संबोधन करते हैं। क्या इसके अंदर कोई नैतिकता की बात लगती है आपको? वो 10 मिनट 15 मिनट बाद भी आ सकते थे। वो वैज्ञानिकों का दिन था। आप क्या कहते हैं कि 615 करोड़ रुपए में चंद्रयान-3 पहुंच गया, उसमें 80% जो पैसा लगा है वो प्राइवेट कंपनियों का लगा हुआ है, और आप तो बात कर रहे हैं 615 करोड़ रुपए की, आप तो 250 रुपए किलोमीटर में सड़क बनाते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की। ये वो सरकार है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं करेगा। यानी कि 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर सड़क में जो खर्चा करती है सरकार, उसमें एक चंद्रयान-3 चला जाता है। वो इसरो की वो है, अचीवमेंट है, और ये मित्रों की अचीवमेंट है। तो ये भी बात वाकई नहीं आती है। कहने का मतलब बुशरा जी ये है कि जिस तरीके से मीडिया के नैरेटिव को जिस बेशर्मी के साथ हाईजैक कर लिया गया है, सवालों को खत्म कर दिया गया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसमें जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और जो देश के अंदर जो था कि भाई सवाल पूछे जा सकते हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी और मोदी में एक क्या बेसिक फर्क है? अगर आप आज देखेंगे, जो आज आपने जो क्लिप्स दिखाई, एक नेता है जो पिछले 9.5 साल से केवल बोल रहा है, सुन ही नहीं रहा, किसी को सुनते देखा आपने उनको? और एक नेता है जो अपने आप को री इन्वेंट करके सबकी सुन ही रहा है, बोल तो बहुत थोड़ा रहा है। वो आदमी जो 15,000 किलोमीटर चल के आया, उसने लाखों लोगों की सुनी, जिनमें भाषण तो 1 या 2 कॉर्नर पे देता था। तो ये जो फर्क है कि आप किसी को वोट दें, क्या करें, वो आपका विशेषाधिकार है, लेकिन आपकी बात तो सुनी जानी चाहिए, नहीं सुनी जानी चाहिए। आज पूरे लद्दाख के अंदर क्या मैसेज गया राहुल गांधी के जाने से? एक एक व्यक्ति, जितने भी जो वहां लोग थे, जिस तरीके से फ्री विलिंग इंटरव्यू हुआ, और वहीं वहीं जहां भी हो जाते, प्रधानमंत्री जी से कोई स्टेज मैनेज के अलावा कोई सवाल पूछ के दिखाए ना, कोई मीडिया वाला पूछ के दिखा दे। तो ये सारी जो सूरत हाल है, ये नैरेटिव बदल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की जो बेचैनी है वो बिल्कुल साफ है। सुधांशु त्रिवेदी ये कहते हैं कि वो चाइना के दोस्त थे, बताइए। अरे आप सवाल बता दीजिए, 2 चाइना आया नहीं तो फिर सीबीएम किस बात की कर रहे हो आप? किस बात के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है? और उन 26 पॉइंट्स पे आप गश्त कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? इन 2 सवालों के जवाब आप दे दीजिए बस, उसको भी। और जी, और ये शिवा साहिबा, क्या आपको लग रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, चाहे जिस तरह की भी खबरें मीडिया में पहुंचाई जा रही हैं, कुछ अखबार ने तो 2 टूक तक लिख दिया, इतना तो शायद भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने भी नहीं लिखा होगा, जितना अखबार और मीडिया चैनल जो है इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी ये नहीं कहा गया कि मोदी ने 2 टूक कही है, बल्कि ये कहा है कि आपस में बातचीत हुई है, वो भी कैंडिड हुई है। कोई इस तरह की कोई बायलैटरल कॉन्वर्सेशन नहीं हुई जिसके बाद कोई प्रेस ब्रीफिंग हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की तरफ से हो, विदेश मंत्रालय की तरफ से हो। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से एक अग्रेसिव अप्रोच लगातार जो राहुल गांधी ने रखी हुई है, जो कांग्रेस ने रखी हुई है चाइना को लेकर, उसके आगे मजबूर होना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, कि वो चाइना पर कम से कम ऐसे ही सही बातचीत तो करें? क्योंकि आप ये देखिए, एक लंबी खामोशी तब के बाद से, जब वो बाली में मिले थे, तब से अब तक एक लंबी खामोशी है, लगातार सवाल पूछने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता है। तो आपको लग रहा है कि ये भी एक तरह से मजबूर किया गया है विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से? कुछ महीने पहले तक ये होता था कि मुद्दा बीजेपी की तरफ से आता था, सरकार की तरफ से आता था, और आरोप की तरह आता था, और उसको जिम्मेदारी थी वो कांग्रेस की कि वो डिफेंसिव में आकर के उसको फेस करती थी। अभी ये बिल्कुल उलट हो गया है। जो भी उनकी सोशल मीडिया टीम है और जो उनकी सलाहकार मंडल है राहुल गांधी साहब का, उसने बहुत शानदार काम किया और सही तरीके से किया है कि भाई, जब आप 2 टर्म से विपक्ष में हैं तो इस समय यही तो टाइम है सरकार की कमियों का, नाकामियों को उजागर करने का, बजाय इसके कि नैरेटिव कोई और सेट करे। तो जो माहौल है अब वो विपक्ष, खासकर कांग्रेस बना रही है, और नरेंद्र मोदी साहब के जितने भी वाचाल प्रवक्ता हैं वो सारे के सारे बगले झांकने लगते हैं। ये लगातार हो रहा है और ये बड़ी बात है। ये ऐसा लगता था कि गोदी मीडिया की वजह से कभी भी सही मुद्दे देश में सामने आ ही नहीं पाएंगे। जिन चीजों को ये नकारते रहते हैं उनके ऊपर भी आकर के अब बयान देने की मजबूरी हो चुकी है। तो ये मुझे ये तो टीम की कामयाबी है, कांग्रेस की टीम की कामयाबी है। और सवाल यही है कि अगर
सुधांशु जी या संबित पात्रा या दूसरे उनके प्रवक्ता अगर चाहते तो उसके ऊपर एक ईमानदाराना बात भी कर सकते थे, लेकिन सरकार की क्योंकि ये पॉलिसी नहीं है कि वो बताएं कि देश में हो क्या रहा है। और 56 इंच का भोकाल इतना बड़ा उन्होंने ताना है, लाल आंखों की बातें की हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने से ठीक पहले के सारे भाषण इन्हीं विषयों पर जनता को बार बार सुनाने हैं और सवाल पूछना है कि इसका क्या हुआ। सिर्फ इतना ही करना है। और इसी के साथ साथ जो राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं बेरोजगारी का, जो उन्होंने ये सवाल उठाया कि सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है। गोदी मीडिया का काम ये है कि मुसलमानों ये दिखाया जाए कि मुसलमान परेशान है, बाकी सबके अच्छे दिन आ गए। इस माहौल को, इस माहौल बंदी को तोड़ने की जरूरत है, इस नैरेटिव को तोड़ने की और सच्चाई बताने की जरूरत है कि अच्छे दिन किसी के नहीं आए हैं। लेकिन वो जो अच्छे दिन नहीं आए हैं उस पूरी बड़ी जनता को इन्होंने किसान, नौजवान, जवान, पहलवान, छात्र, मुसलमान इन सब में बांटा हुआ है। जिस दिन जनता को ये पता चल जाएगा कि ये सारे जनता ही है और इसमें ये बिखराव के बजाय एक होकर के जनता बन करके सोचे तो सबको पता चलेगा अच्छे दिन किसी के नहीं आए हैं। हाँ, इन्होंने जो शोकेस किया है वो सिर्फ मुसलमानों की लिंचिंग को, मुसलमानों के खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाइयां हैं, जो लव जिहाद के मामले हैं, इनका गोदी मीडिया चाहता है कि सिर्फ इसी पर बात हो जिसमें बाकी सारी जो पहचाने हैं और जो सारे व्यावसायिक ग्रुप्स हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो खेतीहर खेती से जुड़े हुए दूसरे लोग हो, चाहे वो हमारा व्यापारी वर्ग हो। आप ये देखिए कि हीरा व्यापारी, गुजरात के कितने हीरा व्यापारियों ने पिछले 4 महीने में आत्महत्याएं की हैं। आप उस पर बात कीजिए। इस देश के युवाओं ने आत्महत्याएं की हैं, इस देश के नॉर्मल व्यापारियों ने आत्महत्याएं की हैं। इस समय इस देश में एक जमाने में सिर्फ कृषकों का, किसानों का आत्महत्या का आंकड़ा होता था। आज इस समय सबसे ज्यादा युवा वर्ग और व्यापारी वर्ग, इनका आत्महत्या का आंकड़ा है, ये छुपाया जा रहा है। तो गोदी मीडिया इन सबको छुपा करके ये मानता है कि सिर्फ मुसलमान परेशान है और वो अपनी हरकतों से परेशान है, क्योंकि वो गोकुशी करते हैं, क्योंकि वो लव जिहाद करते हैं। इस नैरेटिव को तोड़ने की जरूरत है। मुसलमानों का वाजिब सवाल है, लेकिन मुसलमानों को ये बताने की जरूरत है कि अच्छे दिन किसी के नहीं आए हैं, सब जगह परेशानी बदस्तूर है। लेकिन गोदी मीडिया का काम यही है कि बाकी लोगों की परेशानियों को वो सामने ना आने दे, और इस नैरेटिव को आपका मीडिया तोड़ रहा है। इसीलिए आपकी बहुत जरूरत है कि आप बताएं कि देश में परेशान कौन नहीं है। सिर्फ अपर क्लास, अपर कास्ट, शहरों में रहने वाला हिंदू। आपको याद होगा मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन उन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ इस देश के अच्छे खासे हैसियतदार हिंदू किसानों ने ही किया था। तो ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर आपदा नहीं आई है, मोदी नाम की आपदा तो सबके ऊपर आई है, लेकिन बताया सिर्फ वो जाएगा जिससे कि पोलराइजेशन हो और ये हो कि अब्दुल की चूड़ी टाइट की जा रही है। ये बहुत जरूरी है कि आम जनता को पता चले कि उसके थाली से भोजन चला गया है, उसके बच्चे की नौकरी, उसके घर के बड़े बूढ़ों का इलाज और उसके अगली पीढ़ी के सारे सपने चूर चूर हो गए। 4 साल में लड़का रिटायर होकर के सेना से जब वापस आ जाएगा वो करेगा क्या? वो जो उसको ट्रेनिंग किस लिए दी जा रही है? क्या वो उसी को अंतोगत्वा ये सरकार, ये बीजेपी सरकार इस्तेमाल करेगी देश में एक अराजकता का माहौल और एक गृह युद्ध पैदा करने के लिए? ये बहुत बड़े सवाल हैं और बहुत जरूरी है कि इस नैरेटिव को तोड़ दिया जाए कि सिर्फ मुसलमान परेशान हैं। बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब और बहुत गहरे जो सवाल हैं वो यहाँ पर उठाए हैं और इस पर बात करने की वाकई में जरूरत है कि जो मीडिया नैरेटिव सेट कर रहा है उसमें भी मुसलमान ना फंसे, क्योंकि अगर बेरोजगारी है तो सबके लिए बेरोजगारी है, महंगाई है तो सबके लिए महंगाई है, पेट्रोल के अगर दाम बढ़ रहे हैं तो वो सबके लिए बढ़ रहे हैं, उसमें सब परेशान हैं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि मुसलमानों के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ का उनका मसला है, सिक्योरिटी का मसला उनके लिए सबसे बड़ा बनकर सामने आता है। लेकिन वो हमें देखना चाहिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है, वहां पर भी आप देखिए कि कैसे 2 समुदायों को आपस में लड़ाया जा रहा है। हेमंत जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि जब ये तमाम चीजें चल रही हैं तो ये सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है कि हर जगह जाने का टाइम है प्रधानमंत्री के पास, लेकिन अभी भी मणिपुर में जाने का उनके पास टाइम नहीं है और हर उस चीज पर वो अपनी राय रखते हैं या उस वहां पर जाकर क्रेडिट लेना चाहते हैं जहां से उन्हें वोट का फायदा मिल जाए, और मणिपुर पर बात करने से, वहां पर जाने से सीधे तौर पर वो बचते हुए
नजर आ रहे हैं। और ये सवाल बार बार अगर कोई एक पार्टी लगातार पूछ रही है तो वो हमें कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर नजर आती है। तो आप इसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी जनसंवाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से क्रेडिट लेने की होड़ जो है उनमें एक तरह से नजर आती है। वाली बात कही, इस पे आज सोशल मीडिया के अंदर एक सुबह सुबह मीम देख रहा था मैं कि जो अभी सूर्य के लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे इसरो वाले, उससे पहले एक और उनको काम दिया जाए कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर कोई ले जाए, ऐसा रॉकेट बना दिया जाए। तो इस तरह की हंसी मजाक की उसमें गंभीर बातों को इस तरीके से सोशल मीडिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को शायद कुछ अकल आ जाए कि वो अपने नैतिक जिम्मेदारी, जो शासकीय जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी, उसको भी समझ पाए। देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, ये कोई मणिपुर पहली और आखिरी नहीं है। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जितनी भी चीजें आप देखेंगे, जो भी नाकामियां हैं, 3 कृषि कानूनों पे कितने दिन तक किसान बैठे रहे? 1 साल से ज्यादा, 13 महीने। उन्होंने कभी एक शब्द नहीं कहा। नोटबंदी पे राष्ट्र के नाम संदेश देने के बावजूद उन्होंने कभी आज तक दोबारा जिक्र नहीं किया। जीएसटी की दुश्वारियां हैं, उन पे कोई शब्द नहीं कहा। देश की बेटियां जो है जंतर मंतर पर घसीटी जा रही थी, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मणिपुर को लेकर के 93 दिन तक कोई शब्द नहीं कहा। और राफेल को लेकर आज तक उनके मुंह से किसी ने राफेल नहीं सुना। आज तक उनके मुंह से पेगासस का नाम नहीं सुना। पार्लियामेंट के अंदर चाइना के ऊपर कोई बहस का नाम नहीं सुना। ये डेमोक्रेसी है हमारी। यहां पर क्या है कि जो एक तो डेमोक्रेसी का मतलब है अकाउंटेबल गवर्नमेंट। तो यहां पर केवल भाषण है, जवाबदेही नहीं है, और किसी तरीके के सवाल अलाउड नहीं है। और जो भी सवाल करेगा वो देशद्रोही है, पाकिस्तान चले जाओ। तो ये जो नैरेटिव बिल्ड किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये अब उनको हॉन्ट करना शुरू कर चुका है। देखिए, प्रधानमंत्री जी यही मोदी जी थे। हिमाचल प्रदेश कितनी छोटी सी स्टेट है, कितनी रैलियां उन्होंने की, उसका परिणाम क्या रहा असेंबली में? मोदी जी के नाम पर हिमाचल के लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री कोई और होगा, हम देखेंगे, हरा दिया। कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट आई? 65। कांग्रेस की कितनी? 130 प्लस। क्यों? वहां तो प्रधानमंत्री जी ही थे, बाकी तो कोई था ही नहीं। उसके बावजूद आज की तारीख में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? वहां पर जो अपने गृह मंत्री जी हैं, उनको जाकर के कैंप करना पड़ रहा है। मणिपुर जल रहा है, गृह मंत्री दोबारा नहीं गए वहां पर। वो कैंप कहां कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर। वैसी ही सूरत छत्तीसगढ़ की है, वैसी ही सूरत तेलंगाना की है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस के गहलोत ने भी मैच कर रखा है, बीजेपी के वसुंधरा वाला भी मैच चल ही रहा है। तो मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो टेस्टेड गेम था पिछले 9.5 साल में, कि हम कुछ भी करें कोई सवाल नहीं पूछेगा, अब लोग जागरूक होने लगे। आप ये देखिए कि कर्नाटक का परिणाम क्या कह रहा है कि वहां तो मोदी जी भी नहीं चले, वहां तो बजरंगबली का चेहरा भी नहीं चला। वहां क्या चला? वहां लोगों की बात लोगों के बीच में चली, लोगों के मुद्दे चले, लोगों की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं चली। और यही चीज बाकी स्टेट्स में भी चलेगी, क्योंकि कोई भी सरकार जब भी चुनाव में जाते हो आप, जब आपने 10 साल शासन किया है, इनकेस मध्य प्रदेश में तो 18 साल और 8 महीने शासन किया है, उसके बावजूद वहां की स्थिति क्या है? आप यकीन मानेंगे, वहां पर जो केवल 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं मध्य प्रदेश के अंदर 8 करोड़ में से जो कमा के खा रहे हैं, 5.25 करोड़ लोग फ्री अनाज में जी रहे हैं। इस सरकार ने वहां ये दिया 18 साल में। 18 साल का शासन, इट्स ए लाइफ टाइम, इट्स ए जनरेशन, और उसके बावजूद वहां ये स्थिति है। ये जो पूरे के पूरे आंकड़े हैं, ये छत्तीसगढ़ में जाकर देख लीजिए, 3 बार की लगातार सरकार थी वहां पे। तेलंगाना में इनको लग रहा था कि 2 बाई इलेक्शन जीते थे, 2 नगर निगम जीते थे, पता नहीं क्या हो जाएगा। कर्नाटक के बाद वहां भी बेड़ा गर्क हो गया इनका। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जितना भी बुशरा जी ये कर लें, इनका जो जितना भी डुपोल शंख था वो खुलने लगा है, लोग जाग रहे हैं। समस्या ये है कि अगर मीडिया अपना काम केवल 24 घंटे भी ठीक कर दे, केवल 24 घंटे मुख्यधारा का मीडिया, तो भाजपा को और मोदी साहब के सिस्टम को झुकने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन वो दिन कब आएगा, आप तो मुझे मेरी तो समझ में नहीं आता। लोग जाग रहे हैं, ये अच्छी बात है, इसमें बहुत बड़ा योगदान आप जैसे लोगों का है, जो नॉन ट्रेडिशनल मीडिया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है। आप ये जो चर्चा आप कर रहे हो, ये किसी और जगह पे देखिए आपने? किसी अखबार में एडिटोरियल देखा आपने आज? ये चिंता की बात है कि प्रधानमंत्री ब्रिक्स में गए, किसी भी विदेश यात्रा पे गए, आज तक उसका नेट टेक अवे क्या है, देश को कुछ नहीं पता, किसी को भी कुछ नहीं पता। बिल्कुल, ऐसी डिप्लोमेसी क्योंकि मीडिया डिस्कस करना चाहता है जी, मीडिया डिस्कस करना चाहता है सीमा हैदर और वो जो भाभी जो लप्पू से सचिन जो बात कर रही है, उनको बिठाकर वहां पर बाकायदा तौर पर जो उनके प्राइम टाइम एंकर हैं वो बिठाकर इस पर बातचीत कर रहे होते हैं, इस पर कॉन्वर्जेशन, इस पर डिस्कशन हो रहा होता है, पैनल्स बिठाए जाते हैं।
वकील बिठाए जाते हैं। ये स्थिति है आज के मीडिया की, जहां पर लोग बेरोजगार हैं, जहां पर महंगाई ऐसी है कि रामेश्वर जैसे लोगों का चेहरा हमारे सामने आता है, जहां वो बात करते करते अपने आंसू को थामते हैं और सही से अपनी बात को रख नहीं पाते हैं। ऐसे हजारों लाखों रामेश्वर हैं हमारे देश में जो अपने घर पर अपने बच्चों के लिए इतना पैसा नहीं जुटा पाते कि उनका पेट तक पाल सके। उस वक्त में हमारा जो नेशनल सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्या कर रहा है, वो देश के सामने है। और जिस तरह से आज राहुल गांधी भी कह रहे थे कि पहले एक पार्टी के दूसरी पार्टी के साथ एक अनुपात में एक लड़ाई होती थी कि आप अपने मुद्दे रखते हैं, दूसरी पार्टी उस पर जवाब देती है, लेकिन अब सारी चीजें डिसबैलेंस नजर आती हैं क्योंकि मोदी ने इन 9.5 सालों में, मोदी सरकार ने तमाम जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन पर कब्जा किया है, मीडिया पर कब्जा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये सब कुछ नहीं हुआ था तो 2019 में भी नतीजे हमारे पक्ष में होते, और फिलहाल वो यही बार बार कह रहे हैं कि 2024 हमारे पक्ष में होगा। जाहिर सी बात है, इस तरह की अगर वो बात नहीं करेंगे तो उनके वोटर्स को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, और ये कॉन्फिडेंस ये है जो फिलहाल नरेंद्र मोदी को बहुत भारी पड़ रहा है, इसलिए इंडिया को घमंडिया और तमाम नामों से पुकार रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और हम लगातार इसी तरह से जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जनसंपर्क कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा भले ही फॉर्मली हम कह सकते हैं कि वो एंड हो गई, लेकिन उसके बाद से लगातार वो छोटी छोटी भारत जोड़ो यात्राएं लगातार कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उन जगहों पर जा रहे हैं जहां कोई नेता नहीं जा रहा है, उन लोगों से बात करें जिनसे शायद कभी इस तरह से किसी नेता ने जाकर संवाद नहीं किया। 9.5 साल में आप ये देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए कि राहुल गांधी हर मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सीधे मीडिया के सवालों का, तीखे सवालों का जवाब वो देते हैं। उसके साथ साथ जो लोग हैं जिनकी अपनी परेशानियां हैं, जिनकी अपनी तकलीफें हैं, जिनके अपने जायज सवाल हैं, जो रखना तो चाहते हैं प्रधानमंत्री के सामने, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है क्योंकि उन्हें प्लेटफॉर्म वो मुहैया कराया ही नहीं जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी बातों को उठाता नहीं है, तो उनको एक चेहरा, एक उम्मीद के तौर पर नजर आता है। आपने लेह लद्दाख में देखा, आपने आजादपुर मंडी में देखा, आपने रामेश्वर की शक्ल में देखा, मोटर मैकेनिक जो है जब उनसे बात की आपने वहां देखा, और देश के तमाम हिस्सों में जब राहुल गांधी गए वहां आपने देखा कि किस तरह से लोग उमड़ पड़ते हैं उनसे बात करने के लिए, क्योंकि उन्हें एक सहजता नजर आती है। उनको लगता है कि उनके बीच में, जनता और राहुल गांधी के बीच में कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक ट्रांसपेरेंसी है कि वो उनसे सीधे तरीके से बात कर सकते हैं, अपनी बातों को खुले तौर पर रख सकते हैं, और शायद उनकी जायज बातों को सुना जाएगा। एक बड़ा नेता जो है, जो दूसरी सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है, उसका एक बड़ा नेता पास जाकर हमारी बातों को रखेगा, मंच से अपनी बातों को रखेगा, और यही वजह है कि खुलकर लोग, निडर होकर लोग राहुल गांधी के सामने बात करते हैं। और यही वजह है कि मणिपुर से लेकर चाइना तक हर मसले पर निडर होकर राहुल गांधी सीधे नरेंद्र मोदी पर वार करते हैं। और यहां तक कि राहुल गांधी ने यह तक बोला कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार झूठ बोल रही है चाइना के इस पूरे मामले पर, और पार्लियामेंट की वो स्पीच तो आपको याद ही होगी। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।